स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 12th बायोलॉजी के 5वें चैप्टर के बारे में बताऊंगा। 5वें चैप्टर का नाम है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत। इसका आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा। सर्वप्रथम मैं कंटेंट बताना चाहता हूँ, क्या क्या मैं अपने लेक्चर के दौरान आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, या हमारा जो टॉपिक होगा वो है मेंडल के वंशागत के नियम, एक जीन की वंशागत, दो जीनों की वंशागत, लिंग निर्धारण, परिवर्तन, अनुवांशिक विकार। These are the topics of my lecture. Or let us move the first topic of the first lecture of my lecture. बच्चों, मेंडल के वंशागति के नियम फर्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, या इसको एक जीन की वंशागति। सर्वप्रथम इसमें आप जानिए ग्रेगर जार मेंडल के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। वह एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रेलियाई पादरी थे और वैज्ञानिक भी थे, और मेंडल साहब को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और उन्होंने मुख्यतः तीन नियमों का प्रतिपादन किया, जो आपको अध्ययन कराया जाएगा। अब बताएंगे आपको वंशाकृति क्या है, वंशानुक्रम वह प्रक्रिया एक क्या है। वंशानुक्रम प्रक्रिया जिससे के द्वारा माता पिता से संतान में लक्षण पारित किए जाते हैं या स्वतः जाते हैं, यह आनुवंशिकता का एक आधार है। इसमें विभिन्नता होती है, सेम टू सेम होगा बच्चा, या तो भिन्न होगा, और भिन्नता किन रूपों में किन चीज़ों से अभिव्यक्ति होती है, तो वो देखिए व्यक्ति के आकारिकी से, शरीर विज्ञान, कोशिका विज्ञान, व्यवहार, आचरण आदि में भिन्नता आ जाती है। भिन्नता के कारण क्या है? एक तो गुणसूत्रों और जीन में फेरबदल हो जाता है, पार या पुनर्संयोजन होना, क्रॉसिंग, म्यूटेशन या पर्यावरण का प्रभाव। ये तीन मुख्य फैक्टर्स होते हैं जो माता पिता से बच्चे भिन्न हो जाते हैं। जो है इसमें इन्होंने मटर के पौधे को चयन क्यों किया, मुख्य कारण क्या है? देखिए, मटर में कई विपरीत लक्षण होते हैं। मटर का जीवन काल कम होता है, फूल स्वपरागण, प्रजनन चक्र कोरोला से घिरे होते हैं। ये कारण है जिसके कारण मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए चयन किए। मटर के फूलों का कृत्रिम रूप से पर परागण कराना आसान है। कार्य करने का तरीका उनका अपने प्रयोग में क्या था? एक ही समय में एक ही वर्ण का अध्ययन किया, अवांछनीय परागकणों या पर परागण से बचने के लिए सभी उपलब्ध तकनीकों का उपयोग किया उन्होंने। बच्चों, अब इसके बाद इन्होंने मैथमेटिकल उसका एनालिसिस भी किया, और जो
प्रयोग किया उसमें 7 कंट्रास्ट कैरेक्टर्स का चयन किया। अब वो कैरेक्टर्स क्या हैं? तनी की लंबाई, लंबाई में बौना या लंबा या बौना, बीज का आकार जिसमें गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा, फली का रंग हरा पीला, फली का आकार फूला हुआ संकुचित, और फूल का रंग बैंगनी सफ़ेद, फूल की स्थिति अक्षय टर्मिनल। These are the characters which are identified by Mendel's for his practicals। तो बच्चों देखिए ये हो गया। अब आप देखिए मूल सिद्धांत में कुछ तत्वों को उन्होंने प्रयोग किया अपने। एक जीन किसे कहते हैं? उन्होंने बताया वंशागत लक्षणों का निर्धारण वंशागत कारकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें जीन, उस समय इन्होंने कारक दिया और अब जो है उसको जीन में आइडेंटिफाइड किया। जीन हमेशा जोड़े में होते हैं। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यक्स ये जोड़ा हो गया, या 2 यक्स, या इसको डिप्लॉयड भी कहते हैं, डिप्लॉयड द्विगुणित। ये सारे शब्द आएंगे, आप समझते रहिए। अगला है एलील। अब एलील शब्द का प्रयोग, एलील किसे कहते हैं? जीन विभिन्न संस्करणों में आते हैं जिन्हें अब एलील कहा जाता है। जब एक जीव, एलील किसे कहते हैं? जब एक जीव एक जीन के 2 अलग अलग एलील होते हैं तो एक प्रमुख एलील दूसरे की उपस्थिति को छिपाएगा, जिसको रिसेसिव एलील कहते हैं, और जो अपने लक्षण को प्रस्तुत करता है उसको डोमिनेंट कहते हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, युग्मक उत्पादन के दौरान प्रत्येक अंडे, शुक्राणु, कोशिका को जीव में मौजूद 2 जीनी प्रतियों में से एक प्राप्त होता है। प्रत्येक युग्मक को आवंटित प्रतिलिपि यादृच्छिक पृथक्करण का कानून कहते हैं, माने अलग हो जाता है, जैसे पृथक्करण का कानून कहेंगे। इसको बाद में और क्लियर हो जाएगा, आप देखिए। और अगला है जीन एक दूसरे के रूप में विपरीत मिलते हैं, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहलाता था। तो इस तरह से इन कैरेक्टर्स के कारण उन्होंने मटर का चयन किया, मटर के पौधे का, पाइजम सटाइपम का प्रयोग किया। मेंडल ने जो वर्ड्स यूज किया अपने समय में मटर के विभिन्न स्टेप्स के लिए, मेंडल ने उन कारकों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी युग्मकों में गुजरते हैं ये बताया। आज इसे जीन विपरीत इकाई भी कहा जाता है। विपरीत लक्षणों की एक जोड़ी कोड करने वाले जीन को एलील कहा जाता है, और प्रत्येक जीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए वर्णानुक्रमिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें देखो उदाहरण दिया, F1 पीढ़ी में व्यक्त जीन के लिए कैपिटल लेटर, अन्य जीन को स्मॉल लेटर से व्यक्त किया जाता है। जैसे जो है अब लंबा पौधा लिए तो जिसको हम टीटी, ये लंबा है, और बौना, इस लक्षण को लेकर के उसके हाइट को लेकर के क्रॉस कराया। लंबा को टीटी कहा गया, टॉल, और इसका जीनिक कन्फिग्रेशन टीटी है, और बौने का जीनिक कन्फिग्रेशन
स्मॉल टी। मेंडल में यह प्रस्तावित किया, सही प्रजनन ऊंचाई के लिए जीन की लंबाई बौना किस्म जोड़ी समयुग्मजी। अब इसमें एक शब्द और किया, समयुग्मजी। लंबाई के लिए टी और टी हो गया, ये एक समान है, इसलिए समयुग्मजी। और बौना के लिए समयुग्मजी क्या हो गया, स्मॉल टी। ये और जब ये F1 में क्रॉस कराया जाता तो ये विषम युग्मजी हो जाता है और स्मॉल टी। इसको और विषम, ये अलग है और ये अलग है, स्मॉल टी विषम होगी। इस तरह से जो है हाइब्रिड का मोनोहाइब्रिड अनुपात 3:1 और जीनोटिपिक अनुपात 1:1। ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा रिजल्ट मिला। अब देखिए फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर क्या है, इसको साथ साथ देखते चलिए। किसी जीव का बाह्य प्रतीत या प्रेक्षणीय अभिव्यक्त करता है। फिनोटाइप बाहर से देखने में कैसा लगता है उसको फिनोटाइप कहेंगे। किसी जीव का आनुवंशिक संगठन जीनोटाइप कहलाता है। अंदर होता है जिसको हम जो है फिनोटाइप, जैसे फिनोटाइप अब जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, अभी आगे उदाहरण भी दिया है, यहाँ पर देखते जाइए। और फिनोटाइप हुआ लंबा और इसका जीनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी। ये कैपिटल टी हो गया। दूसरा अंतर है लक्षण प्ररूप समय और पर्यावरण के अनुसार बदल सकता है, जैसे शिशु, किशोर, युवा, वृद्धा, ये समय के अनुसार बदलते रहता है। किसी जीव के पूरे जीवन काल में समान रहता है। फिनोटाइप तो बदलते रहता है। देखने में आदमी पैदा होता है, बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, और लेकिन जीनोटाइप, उसका जीन सदैव वही रहेगा। अगला है समान लक्षण प्ररूप वाले जीवों का जीनोटाइप निम्न हो सकता है। लाल पुष्प वाले पौधे का जीनोटाइप RR हो सकता है, और इसका जीनोटाइप हमेशा समान प्रदर्शन करेंगे। जीनोटाइप हमेशा समान प्रदर्शन करेंगे। ये जो है लाल ये होता है। अगला है लक्षण प्ररूप से प्रत्यक्ष अवलोकन से जाना जा सकता है, और इसका प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसे पूर्वजों या संतति के संकरण से जाना जाता है। इसको तो देखकर आप बता देंगे ये किस रंग का है, किस रंग का नहीं है, पीला है, लाल है देखकर। लेकिन इसका जीनोटाइप अध्ययन करने के लिए इसके पूर्वजों के या संतति के संकरण से जाना जाएगा कि ये कैसे आया, कौन सा जीन इसमें है, कौन सा नहीं है। अगला हम देखते हैं, देखिए ये चित्र आप देख लीजिए। यह चित्र दिखाया गया है, एक को मेल और एक को फीमेल और एक को मेल पेरेंट है, और इनका क्रॉस कराया जाता है तो ये बीज बनता है। अगला आप देखेंगे, अगला हम देखेंगे अब वन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की परिभाषा देखिए। अब एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस समानता दो व्यक्तियों की छटाई जिसके परिणाम स्वरूप एक निश्चित भिन्नता के स्वरूप समान होती है, या आप यूँ कहिए मोनोहाइब्रिड लक्षणों टी और टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल
और स्मॉल के बीच क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ये मेंडल का प्रायोगिक विवरण हम दे रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जीन की विरासत के लिए जिम्मेदार है और इसे पुनेट स्क्वायर के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आसानी से हम समझेंगे। यहाँ देखिए, यह प्योर टाल है और प्योर डॉर्फ है, जिसका जीनोटाइप इस कैपिटल टी का और इसका जीनोटाइप। अब गैमिट्स सेपरेशन युग्मक बनते हैं। हमेशा युग्मक में टी और युग्मक बनेगा तो एक टी आएगा। इसको द्विगुणित या डिप्लॉयड और इसको अगुणित या हैप्लॉयड कहते हैं। तो युग्मक तो कब बनता है, गैमिट कब बनता है, जब ये अगुणित हो जाएगा। और द्विगुणित है तो यह डिप्लॉयड है और ये फिनोटाइपिक लक्षण प्रकट करता है, बताता है। अब दोनों का जब क्रॉस कराया जाता है, चूँकि इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण है, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। और ये फिर F1 को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट संतत पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम संतत पीढ़ी कहते हैं। और इनका सेल्फ पॉलिनेशन ब्रीडिंग कराया जाता है। तो जो पुनेट के हिसाब से चेकर बोर्ड तैयार होता है, उसमें देखिए टॉल और एक जो है ड्वार्फ होगा। अब इनका यदि हम फिनोटाइपिक रेशियो देखें 3:1 होगा, जिसमें 75% टॉल मिलता है और 25% ड्वार्फ पौधा मिलेगा जब हम इसका क्रॉस कराएंगे। और यदि जीनोटाइपिक इसका रेशियो देखें तो देखिए F2 जनरेशन में क्या प्राप्त होता है, F2 जनरेशन का रिजल्ट है। और F1 में हमको सभी लंबे पौधे मिलते हैं और जिसमें बौना लक्षण जो है छिप जाता है। और यहाँ देखिए जीनोटाइपिक रेशियो में एक प्योर शुद्ध लंबा मिलेगा और 2 अशुद्ध लंबा और 1 शुद्ध बौना। तो इस प्रकार से ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इससे 2 नियम का प्रतिपादन होता है। मेंडल का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम, और जिसमें एक लक्षण प्रभावी होता है और दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है, जिसको हमने समझा दिया आपको। उदाहरण मटर का ऊपर देख लिए, यहाँ भी देख लीजिए, उदाहरण वही है। शुद्ध लंबा शुद्ध बौना लिए और F1 जनरेशन में संकर और लंबे पौधे हो गए हाइब्रिड। तो इस प्रकार प्रभाविता का नियम हो गया। नेक्स्ट है प्रभाविता, और दूसरा इसमें जो हम इस चेकर बोर्ड से या मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दूसरे नियम को देखते हैं तो वो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, युग्मों की शुद्धता का नियम भी इसको कहते हैं। ये बच्चों हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अब थोड़ा से आप अंतर कुछ चीज़ों का देख लीजिए। प्रभाविता अप्रभाविता किसे कहते हैं, इसको देखिए। समान असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। जैसे आप देखें कैपिटल टी
स्मॉल टी, लेकिन इसका फिनोटाइप लंबा निकलता है, अर्थात टी स्मॉल टी पर हावी है। दूसरा, असमान कारकों के जोड़ों में कोई एक कारक अप्रभावी है। जैसे इसको फिर हम समझा देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें स्मॉल टी अप्रभावी हो गया ना। दूसरा है, संकर के पश्चात प्रथम पीढ़ी पर्याय गुणों के युग में दिखाई देती है, और यह संकर पश्चात प्रथम पीढ़ी के विपर्याय गुणों के युगों में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं करती है। यह हो गया। अगला है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एलील में ये लक्षण देखते हैं, जब एलील बनता है दो जीन माने जीनोटिपिक रूप, तो ये हुआ एलील या जीनोटिपिक रूप, जिसमें विषम नहीं समयुग्मकी है, दोनों एक समान है टी। और यहाँ पर देखिए, एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से विषम युग्मकी हो गया, दोनों एक समान नहीं है, जीन अलग अलग। जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं, जो युग्मक बनेंगे एक ही प्रकार के, अर्थात टी अलग हो गया, ए भी लंबे के लिए, ए भी लंबे के लिए। और यदि कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया युग्मक में। ए डिनोट करेगा ड्वार्फ को बताएगा, ए करेगा लॉन्ग को। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग युग्मक बनते हैं, दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें भी वही हो गया, विषम सम दोनों में। अब देखिए, इन समयुग्मजी पौधों में जब स्वपरागण अंतः प्रजनन होता है, तब संतत जनों के समक्ष लक्षण या समजीनी प्रकार की होती है। स्वपरागण होने में संतत प्रभावी अप्रभावी दोनों पर्यायी और विपर्यायी लक्षण संततियों में अभिव्यक्त होता है। बच्चों, आज मैंने आपको इस चैप्टर के प्रारंभिक जेनेटिक्स का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बेसिक कंसेप्ट को बताते हुए आपको मेंडल के प्रथम नियम को विस्तृत से बताया। इसका आप बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए, अपने नोटबुक पर उतारिए और इसको पढ़ते रहिए। कोई परेशानी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, उस पर अपने क्वेश्चंस क्वेरी भेज सकते हैं। मैं उसको भलीभांत आपका क्वेरीज जो है रूट आउट करूँगा, दूर करूँगा। धन्यवाद।